अस्सलाम सर, बाय द वे, ये क्लास वालेकुम क्यों सर। रखी गई है? हम्म। ये क्लास क्यों रखी गई है आज इस वक्त? इस वक्त क्या मतलब, क्या टाइम हो रहा है? ये क्लास क्यों रखी गई है वो तो अभी पता लग जाएगा। अच्छा नहीं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। मैं नजर आऊँ। अच्छा। अच्छा, सवाल है क्लास क्यों रखी गई थी, क्लास के बारे में इन्फॉर्म किस टाइम किया गया है ये बताओ आप। सर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में रखी गई है। नहीं तो इन्फॉर्म तो आपको पहले से कर दिया था ना इसके बारे में। यस सर सर कितने दिन पहले कर दिया गया जी था। सर। हम्म। और इस पे लिखा हुआ भी है मैंडेटरी सेशन है ये। अच्छा। मैंडेटरी सेशन। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, इसमें सीनियर एम्बेसडर्स भी हैं जो जो एग्जीबिशंस में आप लोगों को नजर आते हैं वो सारे। इट्स अ मैंडेटरी सेशन। तो आपको जो क्वेश्चन होगा आपको रेज हैंड करना होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम क्यों जोर देते हैं कि आप सब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। तो सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है कम्युनिकेशन स्किल्स का, कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक सेकंड वेट कर लेंगे, 5 मिनट। 5 मिनट वेट कर लेते हैं। 5 मिनट वेट करो एकदम खामोश, मतलब विदाउट एनी डिस्टरबेंस, ठीक है। कोई लीव भी नहीं करना और स्क्रीन पे ही देखते रहो जब तक जो है ना ये चार चीज़ों के बारे में सोचो। ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, और ये चारों चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं इसके बारे में बस सोचो, एक एक डेफिनेशन बनाओ अपनी जहन में और अपने पर्सपेक्टिव से बनाना। सबको पता है ऑनेस्टी ईमानदारी को कहते हैं, रिस्पेक्ट इज्जत करने को कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हमारे ऊपर क्या कहते हैं टास्क असाइन किए हुए हैं घर वालों के, वो सारी है। एम्पैथी क्या आपको दूसरों को देख के क्या हमदर्दी फील होती है। तो ये तो मीनिंग है, मीनिंग की बात नहीं कर रहा मैं। आपको अपने पर्सपेक्टिव से इसकी डेफिनेशन बनानी है, आपकी नज़र में ऑनेस्टी के। ये जब तक बनाओ जब तक ये बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं।
कोई कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना, वेट करना। वो हम बाद में बात करेंगे विशाल। अच्छा। तो आप लोगों ने जो ऑनेस्टी की अपनी नज़र में डेफिनेशंस बनाई हैं, तो उसको भी अपने तक ही रखना है आपने। और रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एम्पैथी है उसको भी अभी आप अपने तक ही रखें, आपने जो भी डेफिनेशंस बनाई है अपने जहन में, क्योंकि वो अभी आगे चल के काम आएंगी आपको ना। अब बात करते हैं एथिक्स की। एथिक्स जो होते हैं, एथिकल लॉ और एथिक्स जितने भी आपके बनाए जाते हैं, उसका रीजन ही यही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो किसी भी दायरे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ग्रुप प्रोजेक्ट्स में। आपके जो एथिकल कंसर्न जो होते हैं आपके, वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप एक लिमिट में और दायरे में रहकर अपने आप को, ना सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करें और अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करें। इसलिए आजकल ज्यादातर जो जोर दिया जाता है वो एथिकल कंसर्न और एथिकल कंसर्न और एथिक्स पे जोर दिया जाता है। अब इसमें जो है ना, अपने जहन में एक डेफिनेशन बनाओ रूल्स एंड रेगुलेशंस की। अभी ये बनाते रहो, जो जो मैं कह रहा हूँ ना कि अपने पर्सपेक्टिव से बनाओ, वो बना के कहीं पे नोट डाउन कर लो और अपने तक ही रखना। अभी अभी इसको ना मुझे बताना है ना चैट में डालना है, कहीं नहीं बताना। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी नजर में, ये मैं इसकी उर्दू मीनिंग नहीं मुझे पता है, रूल्स हर कंपनी के होते हैं, रेगुलेशंस उसकी लिमिट में काम करना। तो मैं कानून और कानून की लिमिट के बारे में बात नहीं कर रहा, आपकी नजर में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है उस पर बात कर रहा हूँ। तो अब इसका एक पर्सपेक्टिव बनाओ अपने नजरिए से और उसको कहीं नोट डाउन कर लो। 2 मिनट देता हूँ। ठीक है। तो आई होप कि आपने डेफिनेशन बना ली होंगी, अपने पास ही रखना है अभी। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो अब बात करते हैं इसके जो एथिक्स। असल हमारा जो है मेन फोकस जो है आज एथिकल कंसर्न्स पर है। उसकी रीजन ये है कि किसी भी कंपनी में, इदारे में, या हम कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पर दो रास्ते होते हैं। एक तो हम इंडिविजुअल पर्सनैलिटी लेके जा सकते हैं, या सेकंड हम रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। आप लोग एम्बेसडर हो, आप लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हो। रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या मतलब होता है, इसको अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं, आप एक फंक्शन में जाते हो और फैमिली फंक्शन में जाने के बाद आपके पूरे खानदान के लोग उस फंक्शन के अंदर मौजूद हैं। अब क्या होता है कि भाई आपके खानदान में चचा भी होंगे, खाला, मतलब पैटर्नल मैटरनल हर किस्म के रिश्तेदार आपके जो है वहां पे होंगे, खाला मामू चचा सब। अब वो नोटिस कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी पर। तो जब वो देखेंगे ना आपका बिहेवियर हर्ष है लोगों के साथ, आप लोगों से सही से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आप
पे उंगली उठाने से पहले ना उनके जहन में जा रही होगी तरबियत। यार ये तो फलाना का बेटा है, इसको क्या सिखाया, ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि इसके अब्बा भी ऐसे होंगे, अम्मा भी ऐसी होंगी। तो एज अ इंडिविजुअल आप जब रिप्रेजेंट करते हो, तो भी वो आपकी इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंटेशन होती है, वो आपका जो दूसरे के माइंड में जो आप मतलब आप समझ लें कि इथिकल कंसर्न जो पैदा कर रहे होते हैं आप, वो एथिकल कंसर्न उसके जहन में जा रहा होता है कि इसके फैमिली बैकग्राउंड, यानी कि आप इंडिविजुअल होते हुए भी आप रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप अपनी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करवाओ या आप यूटेक के रिप्रेजेंटेटिव हो या एम्बेसडर हो, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से रिलेट करोगे। तो आप अच्छा बिहेव करते हैं तो बोलते हैं वाह भाई वाह, क्या तरबियत दी है इनके माँ बाप ने, और माँ बाप का नाम भी लाजमी। लेट सपोज के कामरान साहब का कोई बेटा है, तो कामरान साहब का बेटा, वाह भाई वाह कितना अच्छा बेटा है, कितने अच्छे से बात कर रहा है, और क्या सलीका है, क्या चलना फिरना है। तो वो इवेंट्स के अंदर ऐसा होता है। और अब हम बात करें इस इवेंट्स को, फैमिली फंक्शन को हटा के किसी एग्जीबिशंस की या किसी कॉम्पिटिशन्स की, तो उस वक्त आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिनेरियो वही है, जज उस सामने वाले को जज अभी भी करना है आपकी तरबियत पर, लेकिन सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब उसका अब क्या सिनेरियो होगा वो, अब वो आपका एथिकल कंसर्न उसका जो होगा ना, वो होगा यूटेक। इसको यूटेक में क्या तरबियत मिली, सही है कि यूटेक से ये आया है, अच्छा बिहेव कर रहा है, एग्जीबिशन जीते ना जीते, कुछ करे ना करे, लेकिन इसका बिहेवियर थ्रू आउट द जर्नी बहुत अच्छी थी। या ये आ, आया, आप दूसरी टेबल्स पे आपने जाके क्वेश्चनिंग की और ये की, आप शर्ट पहने हुए यूटेक की, तो अगला भी इम्प्रेस हो रहा है, यार क्या बच्चों का कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मतलब मजा आ जाए उसको देख के। इसी तरह आप स्कूल्स के जो इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे भी आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसको, स्कूल हो, क्योंकि आप यूनिफॉर्म के अंदर जाते हैं तो पता चल रहा होता है, वहां पे लड़ाई झगड़े करेंगे कि इस फलाने स्कूल के बच्चे ऐसे हैं कि लड़ते रहते हैं आगे। तो एथिकल कंसर्न जो होता है ना, वो पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव होता है या इधर नेगेटिव होता है, न्यूट्रल कोई चीज नहीं होती, ठीक है। यानी कि क्या पर्सपेक्टिव बनेगा, या तो अच्छा या बुरा, न्यूट्रल नहीं होता कुछ भी, मतलब वो ऐसा नहीं हुआ दरमियानी सोच रखा है आपके लिए। अब बात ये करते हैं कि यार ये इथिकल कंसर्न हमें क्यों जरूरी है, क्यों मतलब व्हाई वी नीड इथिकल कंसिडरेशन एट दिस एज। क्योंकि आपकी जो एज है वो तो छोटी है, इसमें क्यों जरूरी है, इसमें यूं जरूरी है क्योंकि आप बहुत यंग एज में रिप्रेजेंटेटिव बन गए। आप बहुत यंग एज में बहुत सारी चीजें ऐसी अचीव कर रहे हो जो आपकी एज के बच्चे नहीं करते। आप एक यंग एज में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हो जो आपकी एज के बच्चे नहीं करते। तो अगर आप बाकी चीजों में अपने आप को अपने एडवांस रखा हुआ है, और आप रिप्रेजेंटेशन में अपने आप को एडवांस नहीं रख पाओगे, तो आप अल्टीमेटली नीचे आ जाओगे। मतलब स्किल्स 10 आउट ऑफ 10, सही है। प्रोग्रामिंग कोडिंग 10 आउट ऑफ 10, रोबोटिक्स 10 आउट ऑफ 10, एग्जीबिशन कंपटीशन विनिंग 10 आउट ऑफ 10, रिप्रेजेंटेशन, इथिकल वैल्यूज और लीडरशिप क्वालिटीज 0 आउट ऑफ 10। तो वो सबको वो जीरो से मल्टीप्लाई करा दे। तो इससे बात ये समझ आई कि अगर हमने अपने आप को सब चीजों में एडवांस रखा हुआ है और हम अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं जानते विथ एथिकल कंसर्न, तो हम फंस सकते हैं। और उससे सिर्फ आपको नुकसान नहीं होगा, वो फिर पूरा एक जो ट्री होती है, वो पूरी ट्री को नुकसान होता है कि कहाँ से सीखा, किधर से आया और क्या चीज है। और ये एक सीरियस मैटर है ये, इसलिए सेशन को रखा गया है कि ये वाकई एक सीरियस मैटर होता है क्योंकि वो पूरी ट्री ट्री को डिस्टर्ब करता है कि इसका इनिशिएट कहाँ से हुआ, कहाँ से सीखी इसने चीजें, कैसे इसको बात करनी नहीं आती है, वो सारी चीजें। अच्छा, अब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं,
उसको एग्जीबिशंस में लेके जाते हैं या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा 2 to 3 सेंटेंसेस में। ठीक है, मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं आपको बताऊं कि वो 2 to 3 सेंटेंसेस क्या होंगे। ये जो मैंने आपसे चीजें नोट डाउन करवाई है ना आपके अपने पर्सपेक्टिव से, जो आप डेफिनेशंस लिख रहे हो, उसके बाद क्लास के एंड में आपको एक टास्क मिलेगा कि आप जो जो मैंने चीजें लिखवाई हैं, नोट डाउन करने को कहा है, उस पर आप करके अपना एक इंट्रोडक्शन विद इन 2 3 मिनट्स, 2 3 मिनट से ज्यादा है, 1 मिनट कर लेते हैं। 1 मिनट में आप अगले को इम्प्रेस करोगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से। ठीक है, तो उसमें अब अब वो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है रूल्स ऑफ कंडक्ट। रूल्स ऑफ कंडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा लैक है बच्चों में, क्या बड़ों में, अब्बाओं में, अम्माओं में, टीचर्स में, लीडर्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में। रूल्स ऑफ कंडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो हमारा खराब है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये दुनिया भर का ये हाल है, या यूएस में भी यही हाल है भाई। तो रूल्स ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। रूल्स ऑफ कंडक्ट ये होते हैं कि यार आप कोई चीज कंडक्ट कर रहे हो या कोई स्पीच कंडक्ट कर रहे हो या आप कोई कम्युनिकेशन कंडक्ट कर रहे हो, तो उसके रूल्स क्या है। उसके रूल्स ऐसे सेट होते हैं कि आपने कोई बात स्टार्ट की, तो बात स्टार्ट करते वक्त आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज, आपकी बात, आप जब बात करेंगे तो अगले की वैल्यूज आपको हर्ट नहीं करनी। ठीक है, मतलब मैं कोई बात कर रहा हूँ, भले मेरा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है, भले मैं सबसे टॉपर हूँ, आप फ्रेंड्स में भी आप ये नहीं करने का, मतलब आपको हक नहीं है कि आप किसी की वैल्यूज को हर्ट करें, किसी के आप इमोशंस को हर्ट करें। तो जब आप बात करते हैं, लेट सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया एआई ऑटोमेशन और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने दोस्तों में या किसी कॉम्पिटिटर के साथ, जिसके बराबर वाली टेबल में ही एक बच्चा खड़ा हुआ है, उसने भी कुछ ऐसा ही सिमिलर प्रोजेक्ट बनाया। अब मैं ऑडियंस को क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जो बराबर में बनाया है इसने कुछ भी नहीं बनाया, मेरा तो इससे बहुत अच्छा है, मेरे से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, और इसमें मेरे पास जो स्पेसिफिकेशन है इस प्रोजेक्ट में वो उसके पास नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली उसकी एफर्ट को हर्ट कर रहे हैं, भले उसने गूगल से किया हो, कहीं से भी किया हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी एफर्ट को हर्ट कर रहे हैं आप, ये कह के कि आपका बहुत अच्छा है, उसका इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, जो क्रिटिसाइज हम लोगों को करते हैं, क्रिटिसाइज करने का एक लॉ होता है। आप क्रिटिसाइज तब कर सकते हो जब आपका मयार बहुत ऊपर हो, आप टॉप लेवल का मयार रखते हो, आप फाउंडर हो, आप सीईओ, आपने एक एक्सपीरियंस किया है थाउजेंड ऑफ, हंड्रेड ऑफ, लैक्स ऑफ पीपल्स का, तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, आपके क्रिटिसिज्म को एप्रिसिएशन मिलेगी आपको, क्योंकि लोगों को पता होगा कि अगर ये क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसके बैक पे इसने कुछ सोच के क्रिटिसाइज किया होगा। तो मैं अगर किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ सोशल मीडिया पर या किसी उस पे, तो वो उसको एक, उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है लोगों का, लिंक्डइन पे कर रहा हूँ या कहीं पे भी, उसका होता है कि हाँ यार ये बंदा कर सकता है, इसका एक्सपीरियंस है इस काम में, ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल सकता है कि भाई नहीं हो रहा है एजुकेशन पे काम, ये स्कूल के खिलाफ भी बात कर सकता है क्योंकि इसके पास स्टोरीज हैं, ये काम कर चुका है इस पे, सर्टेन एक्सपीरियंस पे ही बोल सकता है ये। मैं उस पे नहीं बात करूंगा कि मुल्क के अंदर जो है इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्योंकि ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है ना, मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। लेकिन जिस जगह मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उस जगह मुझे पता है कि उधर मैं एक्सपर्ट हूँ, कोई अगर मुझसे डिबेट करेगा तो मैं उसको कर सकता हूँ। लेकिन ये आपके केस में एलिजिबिलिटी नहीं है इसकी, आप एलिजिबल नहीं हो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए इस एज में। समझ क्या आया है कि आपको किसी की वैल्यूज हर्ट करनी ही नहीं है अभी,
अगले तकरीबन 10-12 साल तक तो नहीं करना। आप अगर किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे ना, तो आप खामोश रहो। उसको, उसकी वैल्यूज को हर्ट भी नहीं करनी है आपने। तो ये जो रूल्स ऑफ कंडक्ट है, जो वैल्यूज है, इसका बहुत बड़ा मयार है। उसके बाद दूसरा आता है रिसर्च। ये वो वाली रिसर्च नहीं है हम जो गूगल वूगल करते हैं। इस रिसर्च को कहते हैं हम ब्रेन स्टॉर्मिंग। कुछ भी बोल रहे हो, बोलने से पहले एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं तो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स नहीं तो 1 टाइम एटलीस्ट आपको सोचना है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कमिट कर रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन सही है, ऑथेंटिक है। उसकी रिसर्च। मैं कुछ ऐसी बात मुंह से नहीं निकालूं जिसका कोई मायने ही नहीं है, या जिसमें फॉल्स स्टेटमेंट ज्यादा है, जिसमें ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, जिसमें लायज है। तो रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। क्यों? आइदर आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करो, स्कूल को करो या यूटेक को करो। आप किसी एग्जीबिशन में जाके कोई चीज ऐसी फॉल्स क्लेम कर देते हो, ठीक है, जो रिकॉर्ड हो जाती है। और रिकॉर्ड होने के बाद, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये वाला सेशन, अभी आप समझ रहे होगे, अब धीरे धीरे आ रहे होगे आप। वो रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड होने के बाद उसको न्यूज चैनल स्ट्रीम कर देते हैं। स्ट्रीम करने के बाद उसको लाखों लोग देखते हैं। लाखों लोगों में से कोई दो उस गलती को पकड़ लेते हैं कि इसने जो बोला है वो तो फॉल्स क्लेम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उस 2 से 2000 बनते हैं, फिर 2 लाख बनते हैं, और आप वायरल हो जाते हो इन नेगेटिव। आपका जो इमेज है वो नेगेटिव हो। क्योंकि अब आप लोग धीरे धीरे सोशल मीडिया, न्यूज़ स्ट्रीम और इन सब चीजों में आप लोग आगे आते जा रहे हो, तो अब एहतियात करना और ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। तो जब भी आप कोई भी बात करोगे, उससे पहले उसके बारे में रिसर्च कर लो। कोई प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी को कोई गाइड, सबसे ज्यादा मसला पता है कहाँ होता है? जब आप किसी को कोई गाइड करते हो, कोई आपसे क्वेश्चन करता है एग्जीबिशन में आके, और आप उसको कोई रॉन्ग आंसर दे के ये बता दो कि मैं ही सही हूँ, और उसके बाद जाके वो उस पर रिसर्च कर रहे हो, पता चले ये तो आंसर गलत था, और वो आपका, वो कुछ भी कर सकता है, फिर वो गलत आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाए और ये सारी चीजें। तो बेटर क्या होता है, अगर आपको किसी चीज की मालूमात नहीं है, आप उससे बोल दें, होल्ड ऑन अ मिनट, आई हैव टू रिसर्च एंड देन आई विल आंसर यू फॉर दिस क्वेश्चन। Or simply ask for email. Please give me your email and I will get back to you soon after the exhibition. इस तरह से। क्या कहा आपने? कि आपके सवाल के जवाब मेरे पास अभी नहीं है, आप मुझे ईमेल दे दें, मैं आपको एग्जीबिशन के फौरन बाद इसका जवाब देता हूँ। इससे आपकी बचत हो गई। आपने उसको मना भी नहीं किया, आपने उसको जवाब देने का वादा भी कर लिया, और आपको टाइम भी मिल गया रिसर्च करने का। बिफोर क्लेमिंग एनीथिंग, you have to research for those areas which will be asked by the people during exhibitions, or at certain point where they can raise questions about you or about your projects. We don't know how people thinking about us, either in a positive way or maybe they are jealous. If they are jealous, they will ask those questions which can't be answered by you or by your age. सो ये टैक्टिक समझो, कोई आके आपको ऐसे सवाल पूछेगा आने वाले वक्त में जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, और वो जान के पूछेगा ताकि वो आपको डिफेम कर सके। तो आप उसको अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उससे टाइम लोगे, उससे ईमेल लोगे और बोलोगे मैं आपको आंसर दूंगा। मैं आपको मना नहीं कर रहा कि मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको आंसर दूंगा, लेकिन इस इवेंट के बाद, इस डे के बाद
रिसर्च करने के बाद। ठीक है। फॉल्स क्लेम करने से बेहतर है ये वाला काम करना। और ये मैं अपनी लाइफ में आज तक कर रहा हूँ, तो मैंने आपसे भी शेयर कर लिया। अब आते हैं मोरल प्रिंसिपल पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है आपके मोरल प्रिंसिपल्स। एक जीनियस, स्किलफुल, एजुकेटेड पर्सन विदाउट प्रिंसिपल, और उसको कंपेयर कराएं हम एक प्रिंसिपल पर्सन विथ लेस स्किल, विथ लेस एजुकेशन, तो ये जो प्रिंसिपल पर्सन है ना, ये विन करेगा। समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? मैं बताता हूँ अभी इसको आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके। एक सेकंड देना मुझे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे मोरल प्रिंसिपल्स पर। मैंने आपसे क्या कहा? मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग स्किल्स में लेस हो, वो मैं आपकी अब करवा दूंगा। आप लोग कोडिंग में हल्के हो, लेस हो, यानी लेस परफॉर्म कर रहे हो, वो भी मैं आप करवा दूंगा। मोरल प्रिंसिपल्स ये मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? हर इंसान का जो प्रिंसिपल होता है वो खुद सेट करता है। समझ आ रही है? मोरल प्रिंसिपल जो है वो आप अपने खुद सेट करते हो कि आपको लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करोगे, उसको हर्ट किए बगैर, उससे डिबेट किए बगैर, कॉन्फ्लिक्ट रेज किए बगैर, अच्छे से इख्तिताम कैसे करना है, मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन में कैसे जाना है, अगर वो बोर हो रहा है तो कैसे बात करनी है, उसको इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट कैसे आपको कीप करके रखना है, उसकी अटेंशन कैसे गेन करके रखनी है। क्या अगला बंदा, अगर आप 1 मिनट की स्पीच दे रहे हैं वो भी सुन रहा है, 3 घंटे की स्पीच दे रहे हैं वो भी सुन रहा है, तो अटेंशन कैसे ग्रैप ग्रैप करनी है। तो आपके अपने मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, मेरे अपने मोरल प्रिंसिपल हैं कि मुझे किस तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, बड़े से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, जाहिल इंसान से कैसे बात करनी है, नकारा इंसान से कैसे बात करनी है, इंटेलेक्चुअल इंसान से कैसे बात करनी है, किसी हाईली एजुकेटेड पर्सन से कैसे बात करनी है। मेरे अपने प्रिंसिपल। इसी तरह आपके भी अपने प्रिंसिपल्स होने चाहिए। इसमें कोई कॉपी पेस्टिंग नहीं होती, ये आप खुद बनाते हो। और ये एक ऐसी चीज होती है कि ये बनाने के बाद पूरी लाइफ आप इस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हो, जब तक आप इस पे माहिर ना हो जाओ। आपको क्या लगता है कि मुझे जो लोगों ने फॉलो किया हुआ है लिंक्डइन पर, या आपके पेरेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, या आपके पेरेंट्स मेरी एग्जांपल्स देते हैं, या आपके पेरेंट्स जो है मेरे बारे में बात करते हैं, या ब्यूटेक के 20-25 हजार बच्चे मेरे बारे में डिस्कशन करते हैं, पूरी दुनिया के या कहीं के भी, आपको क्या लगता है मेरी स्किल्स की वजह से करते हैं कि सर उनैस जो है वो रोबोटिक्स में एक्सपर्ट है, कोडिंग की में अंदर एक्सपर्ट है, या सर उनैस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, अभी यूएस में आके मास्टर्स कर रहे हैं? नहीं, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी पता है क्या है जो आपके पेरेंट्स को सबको इम्प्रेस किया हुआ? हाउ आई बिहेव टू देम, एंड हाउ आई अंडरस्टैंड their problem and their children's problem, and how I solve them with complete honesty and with complete execution। इन चारों चीजों में ना मेरी डिग्री थी, ना ये था कि मैं यहाँ पे आके मास्टर्स कर रहा हूँ, ये तो मैं भी आया हूँ ना, ना ये था कि मुझे कितनी रोबोटिक्स आती है, कोडिंग आती है, कितनी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, नहीं, ये सब सेकेंडरी था। प्राइमरी चीजें बस ये चार थी। इन चीजों ने आपके पेरेंट्स को इम्प्रेस किया, और आपको इम्प्रेस किया कि आप सुने और उस पर अमल करें जो सर उन्हें कह रहे। क्यों?
क्योंकि सर उनैस ने काफी स्टूडेंट्स को बनाया है, उनके पास एग्जाम्पल्स हैं। और आप भी चाहते हैं उन स्टूडेंट्स की तरह बनना, और उन स्टूडेंट्स की तरह आपको अगर बनना है तो आपको उसके लीडर की एग्जाम्पल्स फॉलो करनी होगी। आप देखते हैं एग्जीबिशंस में जाते हैं, आपका भी दिल होता है कि अगले साल मैं भी ये एग्जीबिशंस लगाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? एम्बेसडर्स के सारे टास्क पूरे करने हैं। आप सारे टास्क पूरे करेंगे, D2D पूरे करेंगे, आप ऑटोमेटिकली इस स्टेज पे आ जाएंगे। उस टास्क का डिजाइनर कौन है, उस टास्क के पीछे का ब्रेन स्टॉर्मर कौन है? तो ये जो चीज है ना, ये मोरल प्रिंसिपल्स, ये इंसान को ऊपर लेके जाता है और बहुत ऊपर ले जाता है। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। आपकी स्किल्स क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, डॉक्टर हो, PhD हो। मुझसे माहिर लोग बैठे हुए हैं भाई, PhD किए हुए लोग बैठे हुए हैं, जो एजुकेशन स्टार्टअप्स वगैरह चला रहे हैं, और क्या पता मुझसे बेहतर भी चलाते हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, उसका मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो पाकिस्तान में और कोई भी नहीं करता। क्या इम्पैक्ट है भाई? यंग एज में लीडर्स बनाना, और वो लीडर्स किसी भी डोमेन में हो, ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हम जब एग्जीबिशंस में जाते हैं तो वो नजर भी आता है। लेकिन जो क्वालिटीज लैक कर रही है ना, वो कर रही थी इथिक्स और इथिकल कंसर्न। मेरा आप लोगों से इथिकल कंसर्न्स बहुत सारे हैं, इसलिए मुझे ये सेशंस रखना पड़ा। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, जो है आपका एथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब पहले से अगर स्टार्ट करें, मैंने आपसे क्या कहा, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपकी नजर में आपने बना लिए। फिर रूल्स ऑफ कंडक्ट, कि उसको कंडक्ट कैसे करना है, किसी की वैल्यूज हर्ट नहीं करनी। रिसर्च करना, रिसर्च का मतलब ये है कि भाई, कि कोई भी बात मुंह से गलत नहीं निकले, जो भी निकले सही निकले। सही का नहीं पता, टाइम ले लो, गलत नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आजकल रिकॉर्ड होती हैं, और यूं मिनटों में टाइम लगता है लोगों को आपको डिफेम करने के लिए। और इनडायरेक्टली वो आपको डिफेम नहीं करते, आपको डिफेम करने के साथ आपके इदारे को भी डिफेम करते हैं, जो आपका जहाँ से भी आप पढ़े हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यूटेक, कुछ भी हो सकता है। फिर मोरल प्रिंसिपल, इन सारे स्टेप्स को करते हुए अपने प्रिंसिपल्स बनाने, कि मैं एज अ उनैस, हुजैफा, अमीरा, हमना, कैसे इन सबको लेके अपने आप को रिप्रेजेंट करूं। उसके बाद लास्ट में आता है एथिकल प्रैक्टिसेस। अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है, समझ आ रही है? अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? लोगों से बात करके। आप जब भी बात करोगे, ये सब सोच के, ये सारी चीजें, सारे पॉइंट सोच के बात करोगे। पहली बार अटकोगे, दूसरी बार अटकोगे, तीसरी बार अटकोगे, चौथी बार इतना अदबो लिहाज आ जाएगा आपके अंदर कि आपकी सोच भी उसको डिफेंड नहीं कर सकती। आप बोलोगे मेरा तो बिहेवियर, मैं तो इंसान ही चेंज हो गया, मैं पहले क्या था, मैं अब क्या हो गया। आप कंपेयर करोगे अपने आप को। आप अपनी वीडियो पे दोबारा जाके देखना कि आप पहले कैसे एक्सप्लेन करते थे, और अब आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। क्योंकि रिकॉर्ड तो हो रहा होता है, न्यूज चैनल कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, वर्दा कर रही है। तो आपको देखना है कि आपकी जो इस सेशन के बाद की जो आपकी क्लिप्स कभी प्रोजेक्ट्स की बनेंगी, और जो आपकी पुरानी थी उसको आप कंपेयर करना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप में क्या चेंजेस आए। इसके बाद जो हमारा, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं। ये तरतीब नहीं हुए हुए, जो तरतीब मैंने बताई है ना, वही आप याद रखेंगे। सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, फिर रूल्स ऑफ कंडक्ट में पहले आता है वैल्यूज, फिर रिसर्च, फिर मोरल प्रिंसिपल। जब ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं, फिर आप इथिकल प्रैक्टिस करते हो। अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपको एक और पिक्चर दूंगा, और उसमें मैं आपके पर्सपेक्टिव नोट कराऊंगा, कि आपको नोट करना है कि वो पिक्चर आपका क्या कहती है।
एथिक्स फॉर सक्सेस, ये उसी डिजाइन से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी चीजें बिल्कुल अलग है। इसमें जो ये लिखा हुआ है इसको पढ़ लेना, लेकिन इसको, इसकी वन लाइनर डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं आपके पर्सपेक्टिव से इसको बनाऊंगा। आपकी नजर में ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट क्या है, और आपकी नजर में गिविंग क्रेडिट्स, कम्युनिकेटिंग क्लियरली, ये क्या है? इसके आपको नोट्स बनाने हैं अभी। 2 मिनट दे रहा हूं अपने पर्सपेक्टिव से, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ठीक है? ये क्या है? ये पूरा मैं आपको बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर, लेकिन अभी अपने पर्सपेक्टिव से इसकी डेफिनेशन बनाओ। जब आप अपने पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन बनाओगे और जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर आप दोबारा इसको अपना डेफिनेशन को करेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ अपने माइंड से बनाओ। और लेबलिंग ओपिनियन ये भी डाल लो, ये भी डाल लो इसमें। ये 4 चीजों का अपने पर्सपेक्टिव से नोट डाउन करो। मैं आपको 3 मिनट्स दे रहा हूँ इसके लिए। एक एक मिनट में दो दो तीन तीन सेंटेंस का। अच्छा जी, तो आई होप कि आप लोगों ने बना लिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं। ऑनेस्टी पे मैं बात नहीं करूंगा, वो हमारे पास स्लाइड के अंदर कम वो हो गई थी, वो मैंने आपको करने के लिए दिया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी कोई बात नहीं होगी। हम बात करते हैं ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट की। सबसे बड़ा ब्लंडर जो लोग मारते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, वो होता है ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इतना बड़ा की एलिमेंट है किसी भी इदारे के लिए, आपके लिए, कि मैं तो कहूंगा कि यही वो चीज है जो आपको लीडर बनाती है। जो लीडरशिप है ना, लीडरशिप की जो डेफिनेशन आएगी वो इसी में ही कवर हो जाएगी, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। अब ये है क्या? आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट ले रहे हो, अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आपके साथ 3 और मेंबर्स हैं। कितने? 3। 3 + 1 4। 4 मेंबर्स हैं आपके पास। अब वो जो 4 मेंबर्स हैं, उसमें एक कोई लीडर होगा। लीडर कौन होगा? जिसने सबसे ज्यादा काम किया। अमूमन लीडर बनता ही ऐसा है, जो प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा काम बनेगा करेगा वो ऑटोमेटिकली लीडर हो जाएगा। इस पे कोई मेरा इख्तलाफ नहीं है, वो आपके ऊपर ही होता है। लेकिन अमूमन लीडर ऐसा ही होता है, जो प्रोजेक्ट पे सबसे ज्यादा काम करता है वो लीडर है। अब लीडर जब एक्सप्लेन कर रहा है किसी पर्सन को अपना प्रोजेक्ट, और वो फिर अपने जूनियर को पास ऑन करता है, और वो अटक जाता है, तो उस वक्त आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना है और उसको रिस्पेक्ट देते हुए टेक ओवर करना है। वेट अ सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट ही इज सेइंग। और आप उसको टेक ओवर करके उसको एक्सप्लेन करते हो। ऐसे नहीं कि उसको आप झड़क दो कि यार तुम सही नहीं बता रहे, तुम ये गलत बता रहे हो ये प्रोजेक्ट के बारे में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, खास तौर पे दूसरे लोगों के सामने। इसका मतलब क्या है? कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अपनी टीम को, अपनी टीम मेंबर्स को।
आप उसको बोलने नहीं दे रहे। अगर वो बोलते हुए उससे कुछ गलती हो जाती है, आप इंचार्ज हो, आप लीडर हो, आप इंचार्ज ले लो। आप उसको कुछ समझाना चाहते हो तो आप उस बंदे के जाने के बाद अकेले में समझाओ। ये मेरी बात हमेशा याद रखना जिंदगी में। जब भी आप लीडरशिप का रोल लेते हो और आप 10 लोगों के सामने कोई बात करते हो, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हो, और टीम का मेंबर कोई गलती कर देता है, आपका काम है उस गलती को छुपाना। ये नहीं करना है कि वहां सबके सामने आप उसको, उसकी गलती को पॉइंट आउट कर रहे हो, उसको हाईलाइट कर रहे हो। जब वो इवेंट ओवर हो जाए, उसको अकेले में बुलाओ, बताओ, समझाओ कि ये मिस्टेक हुई थी उस उसके दौरान, मैंने इसलिए आपको आपकी बात कट की क्योंकि आप गलत कर रहे थे, आप गलत कह रहे थे, इसलिए मैंने आपकी बात कट की ताकि मैं राइट इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकूं जो हमारी एग्जीबिशन का इंटरव्यू लेने आए। बस, मामला सेट। अगर आपने उसको अकेले में नहीं समझाया और आपने 10 लोगों के सामने उसकी इंसल्ट कर दी, क्या पता वो आगे कभी भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं ले, और उसका सारा गुना आपको मिलेगा। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमने तो कभी कुछ बुरा किया ही नहीं है। कभी कभी हमें लगता है एवरीथिंग इज राइट, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम सोचते नहीं है काफी चीजें करते हुए, हमें लगता है हम सब सही कर रहे हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जो हम बुरा करके निकल जाते हैं, उसकी वजह से सिर्फ वो एक एग्जीबिशन उसकी बेकार नहीं होती उस मेंबर की। क्या पता अल्लाह ने उसके लिए आगे 10 एग्जीबिशन अच्छी रखी थी, सिर्फ इस नियत पे कि ये बच्चा कोशिश करते रहे, और आपने उसको इंसल्ट करके उसकी कोशिश ही बंद करा दी। इसका क्या इफेक्ट हुआ? आने वाली 10 एग्जीबिशन जो है उसकी तबाह, बर्बाद। तो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा की फैक्टर है आप सब बच्चों के लिए। अकेले में अपने टीम मेंबर्स को जो समझाना है समझाओ। वंस दे आर इन पब्लिक, don't you try to defame them or disrespect them, because you are not defaming them at that moment, you are defaming them for the future opportunities, which may be or maybe not is he will going to perform very good, but because of you he lost all of his confidence। तो ये आपको बहुत अच्छे से इसको सोच के आपको इसको करना होता है। अब एक सवाल आया, अच्छा सवाल है वैसे, मैंने सोचा था कि क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा सवाल था, इसको मैं मिडिल ऑफ द सेशन में ले रहा हूँ। सर, हाउ कैन वी टेक ओवर द टॉक? हाउ कैन वी टेक ओवर द टॉक? कोई बात कर रहा है तो हम कैसे टेक ओवर करें? आगे दो रूल्स होते हैं किसी की बात को इंटरप्ट कट करके अपनी बात शुरू करने में, या आपको कुछ ऐसी चीज लगती है। अब मैं इसका आपको बताता हूँ दो रूल्स क्या है। पहले तो आपको कॉन्सेंट्रेट होकर अगले की बात सुननी है, उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना। सबसे बेस्ट एथिकल प्रैक्टिस क्या है कि अगले को इंटरप्ट नहीं करना, अनटिल और अनलेस जो वो बोलने जा रहा है उसका पूरा क्वेश्चन आपने अजम्स कर लिया, आप पे वही आ गई है। ठीक है, आप पे वही आ गई, आपको पता है कि वो अगला सेंटेंस क्या बोलने वाला है। मतलब आपको पता है, आप चलो वही तो खैर ऐसा वर्ड है वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है। आपको पता है, आप एक्सपीरियंस हो, के वो अगला सेंटेंस क्या करने जा रहा है, बोलने जा रहा है। तो आप उसको इंटरप्ट कर दोगे क्योंकि आपको पता है, आप यू आर वेल इनफ वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, आप टाइम वेस्ट नहीं करो, आप बोलोगे भाई मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो। तो आप इंटरप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको उसको गौर से सुनना है, और जब वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, कंप्लीट का मतलब वो रुक जाए 2 सेकंड तक एटलीस्ट, उसने पॉज लिया, तो फिर आप अपनी बात स्टार्ट करें।
अब इंटरप्ट कैसे करना है? इंटरप्शन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। हम लोगों को सुनना चाहते ही नहीं है। जब हम लोगों को सुनना ही नहीं चाहते तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि अगले की ओपिनियन क्या है? तो एक ये वाला मसला भी है हमारे बच्चों में, जो सबसे बड़ा मसला था। इसलिए मुझे इस बच्चे का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि इसने पूछा। अब मिसाल के तौर पे अगला आपसे बात कर रहा है, आपको उसको इंटरप्ट करना है, तो आप उसे एक्सक्यूज करेंगे। अब एक्सक्यूज कैसे करेंगे भाई? सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। सही है, आपने उर्दू में बोल रहे तो मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, और फिर आप वहां से जो उसने बात जहाँ पे छोड़ी थी उससे आपको जो भी पूछना है आपने पूछ लिया। अमूमन हम क्या करते हैं, वो आपको कुछ बता रहे हैं, हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता भाई। प्रोफेशनल फर्म्स में ऐसे नहीं होता। अपनी दोस्ती यारी में बाजारों में तो ये चल जाता है, लेकिन जब आप एक इथिकल कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आप 10 लोगों में, प्रोफेशनल लोगों में आप लोग बात कर रहे होते हैं, तो आपको उसको इंटरप्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उर्दू में बोलें तो सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, माजरत मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, और वहां से आप अपना शुरू कर लें। इंग्लिश में बोले तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, दिस इज माई ओपिनियन, एंड स्टार्ट कर दो आप अपनी बात। लेकिन इंटरप्ट करने का आपके ऊपर, अभी भी मैं बता दूं, आपकी एज पे इंटरप्ट करने का कोई सवाल बनता नहीं है। जो आपकी एज है, आपको सुनना है, उसका अगले का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप फिर आंसर दें। इंटरप्ट बंदा तब करता है जब वो हाईली प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, और वो इंटरप्ट तभी करेगा जब वो अपने से नीचे लोगों से बात करेगा। जैसे मैं, नीचे से मतलब ये है कि लेस नॉलेज, वैसे नीचे नहीं, लेस नॉलेज। अब जैसे मैं, मेरा पेरेंट्स के साथ बहुत एक्सपीरियंस, मुझे पता होता है कि उन हजारों क्वेश्चन से डील हो गया है, किस एज में पाइथन करनी है, कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो मैं इंटरप्ट बड़ी इजीली कर लेता हूँ। मुझे पता है उनका सवाल क्या है, मैं इतना डील कर चुका हूँ, मुझे पता होता है सवाल क्या करने में। क्योंकि उस जैसे सिमिलर सवाल मैं 4-5 साल से डील कर रहा हूँ, तो मैं इंटरप्ट कर देता हूँ। मुझे पूछ रहे हैं कि पाइथन में ये करना है, ये करना है, 3 महीने में कंप्लीट करानी है, मैं इंटरप्ट कर देता हूँ। मैंने देखे इट कैन बी डन इन 3 मंथ्स, और ये मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ या एक्सक्यूज कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, और ये जो 3 महीने में नहीं हो सकती, इसमें टाइम लगेगा आपको। इस तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में तो आप कट कर सकते हैं, जैसे 1-to-1 कम्युनिकेशन चल रही है, दोस्ती यारी है, या आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें तो आप जैसे चाहे बात करें। लेकिन प्रोफेशनल एथिकल कंसर्न में आपको जो है ये एथिकल लॉस के बड़े ख्याल रखने होते हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी, करियर डेवलपमेंट होती है, यही है वो चीज। कम्युनिकेटिंग क्लियरली। कम्युनिकेटिंग क्लियरली क्या है भाई? अब इस पे बात करते हैं। जब भी किसी से बात करो तो क्लियर बात करो, साफ पानी की तरह शफाफ, घुमाना नहीं होता। एआई का कोई प्रोजेक्ट बनाया है और छोटा बच्चा उसको अगर देखने आ गया, तो क्या उसको आप एआई पढ़ाओगे? हरगिज नहीं। उसको आप उस प्रोजेक्ट का प्रिंसिपल बताओगे। फेस रिकग्निशन एक प्रोजेक्ट बनाया है जो फेस को देख के गेट खोलेगा। इंजीनियर साहब आ गए। अब कोई इंजीनियर साहब आए, उनको तो बता सकते हैं, "हाँ, मैंने ये फलाना पाइथन के कोड पे अल्गोरिथम लगाया और लगाने के बाद इसको बनाया", वो इम्प्रेस हो जाएगा। अब 7 साल का बच्चा आपके स्टॉल पे विजिट कर रहा है, उसको क्या पता पाइथन का यार? उसको आप बस ये बताओगे कि ये जो है ऐसा डिवाइस है जो आपके फेस को पहचान लेता है, और पहचानने के बाद गेट को खोल देता है। खत्म। क्लियर कम्युनिकेशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, कि आप लोगों को अपने वर्ड्स, अपनी डेफिनेशंस एज स्पेक्ट्रम के साथ सेट करनी होगी, एज ग्रुप्स के साथ सेट करनी होगी,
उसके एज वाइज सेगमेंट बना के सेट करनी होगी कि कोई पेरेंट आके आपके स्टॉल पे विजिट करता है तो उसको किस लैंग्वेज में समझाना है, किस इजी वर्डिंग में समझाना है। कोई बच्चा आके विजिट करता है तो उसको कैसे समझाना है, कोई प्रोफेशनल इंजीनियर आके विजिट करता है तो कैसे समझाना है, कोई तालिबे इल्म स्कूल के आते हैं उनको कैसे समझाना है। एक और अच्छा क्वेश्चन आया, अभी मैं थोड़ी देर में लूंगा। तो कम्युनिकेशन है ना, वो आपकी क्लियर होना चाहिए, एकदम पानी की तरह साफ, स्मूथ। इसके बाद लेबलिंग ओपिनियन। लेबलिंग ओपिनियन मैंने क्यों हाईलाइट किया? लेबलिंग ओपिनियन, एक सेकंड। अच्छा, लेबलिंग ओपिनियन की बात करते हैं। जो लेबलिंग ओपिनियन है आपका, उसमें आप सामने वाला जो आपको आपसे बात कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, वो लेबल होना चाहिए। अब लेट सपोज अगला आपसे बात कर रहा है कि भाई हुजैफा साहब आपने इसमें एआई लगाई, एआई आपने क्यों लगाई है? अब वो बात क्या कर रहा है, एआई क्यों लगाई है? आप बताएंगे कि एआई इसलिए लगाई है कि जो फेस रिकग्निशन वाला है, अगर मैं एक एक करके फेस को रिकग्नाइज करता तो मुझे पूरी उम्र निकल जाती, और मुझे 100 साल चाहिए होते सारी दुनिया के एक एक करके फेस के डेटा को इंसर्ट कराने के लिए, और मैं तब भी कंप्लीट नहीं कर पाता अपना प्रोजेक्ट। एआई इसलिए लगाई है ताकि ये जो लाखों करोड़ों लोगों का काम है वो ऑटोमेट होके एआई करते। अब आप क्या करते हैं, आप लोग पूरा कोड प्रोग्राम समझाने लग गया, पाइथन पे गया, ये कराया वो कराया ये किया। नहीं, उसके सवाल, उसका जो ओपिनियन है उसको लेबल करना है। लेबल करना है कि वो आपसे प्रोग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ रहा है या प्रोग्राम बनाने का रीजन पूछ रहा है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये प्रोग्राम चलता कैसे है, या वो आपसे ये पूछ रहा है ये प्रोग्राम को चलाया कैसे गया। तो अगर वो आपसे पूछे कि इसको चलाया कैसे गया है तो बताओ सारे स्टेप्स। अगर वो आपसे पूछे चलता कैसे है तो आप बताओ कि भाई ये जो है इन एल्गोरिथम पे चलता है और सिर्फ फेस रिकग्नाइज करता है। बनता कैसे है, बनाया कैसे है, चलता कैसे है, चलाया कैसे है, करता कैसे है, कराया कैसे है। ये सारे सवाल बड़े डिफरेंट हैं एक दूसरे से, जबकि एक वर्ड का डिफरेंट है इसमें, एक अल्फाज का, लेकिन ये डिफरेंट है। तो पकड़ना कैसे है कि ये डिफरेंट सवाल जो है वो अगला करेगा, उसको आंसर्स कैसे करना है? सिंपल तरीका यही है, उसकी एज देखो, उसका एज देखो, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल देखो, और उसके बाद उसको आंसर दो। बच्चा है तो बच्चे के साथ लेबलिंग करो अपने ओपिनियन की, बड़ा है तो बड़े के साथ लेबलिंग करो, अम्मा अब्बा आ रहे हैं तो अम्मा अब्बा के पर्सपेक्टिव से लेबलिंग करो, डॉक्टर आ रहा है तो उसको नहीं फर्क पड़ता पाइथन यूज किया, उसको वो सिर्फ समझने आया है, तो उसको उसके हिसाब से अपनी ओपिनियन और उसकी ओपिनियन को लेबल करो। तभी इधर लेबल ओपिनियंस लिखा हुआ है, यानी आपकी ओपिनियन और उसकी ओपिनियन, दो ओपिनियन लेबल हो। किसी में भी एस नहीं लगा हुआ है, सारी स्टेटमेंट में देखो जाके, किसी में भी एस नहीं है, सिर्फ इसमें ओपिनियंस है ना। अगला आपको कुछ ओपिनियन दे रहा है, आप उसको कुछ ओपिनियन दे रहे हो, लेबल करो उसकी और अपनी ओपिनियंस को। तो ये बहुत बड़ी वो है चीज के, ये आपकी जो है, मुझे लगा कि ये थोड़ी कम हो रही है, और ये आने वाले वक्त में हमें इसको बढ़ाना है, इसको कम नहीं करना।
उसके बाद लास्ट में आता है आपके पास गिविंग क्रेडिट। गिविंग क्रेडिट, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों शर्माते हो एक दूसरे को क्रेडिट देने से। क्रेडिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको पता नहीं है, आप जब अगले को क्रेडिट देते हो, अगला आपको कोई अप्रिसिएशन वाले वर्ड देता है, क्रेडिट देता है, तो आपका कॉन्फिडेंट किस लेवल पे बूस्ट हो जाता है। हमेशा क्रेडिट दिया करो। कोई प्रोजेक्ट हो, टीम को क्रेडिट दो, बोलो भाई आई 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 कैंट डन ऑल दिस बाय माई सेल्फ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई टीम, वी हैव डन इट टुगेदर, if we want to work together we won't be able to represent our project like this। तो क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, हम क्रेडिट नहीं देते। कभी कभी मुझसे भी होती है गलती, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा साफ हूँ, मुझसे भी होती है गलती भाई। मैं भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ग्रुप प्रोजेक्ट्स करता हूँ, तो मुझे पता है मैं काफी काम मैं खुद कर रहा होता हूँ, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए। यूनिवर्सिटी टाइम में मैंने बहुत जगह पे क्रेडिट खाए हैं लोगों के। हत्ता के काम 90% मेरा ही होता था, ऐसा नहीं है बस यही मेरी गलती थी। मेरी गलती, मैं आपको अपनी गलती बता रहा हूँ। मैं मुझे लगता था कि 90% इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया, तो उसका हकदार मैं ही हूँ। उन तीन ने तो 10% काम किया, सिर्फ रिपोर्ट लिखी और गूगल से सर्चिंग की है, प्रोजेक्ट तो मैंने बनाया। तो इन सालों को क्यों क्रेडिट दूं मैं? क्रेडिट तो सिर्फ मैं लूंगा, क्योंकि 90% काम मैंने किया। लेकिन आज मुझे, अब इस जिंदगी के इस हिस्से में, जब मैं डिफरेंट कल्चर्स को आके यहाँ पे एक्सपीरियंस करता हूँ, तो मुझे समझ आया है कि क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। भले उसने आपके प्रोजेक्ट में 0.0001% एफर्ट की हो, उसका नाम तो है, तो उसको क्रेडिट देना है। अच्छा, अब एक जो सवाल आया था बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सर व्हाट टू डू इफ वी फेस द डिसरिस्पेक्ट। अगर आपको लगे कि कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इथिकल वे में आपको आपको लगता है कि आपको और भी 10 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं और आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ। 2022 के अंदर मैं एक एग्जीबिशन में गया था, एक्सपो में नहीं थी वो, सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसमें मैंने, पता नहीं मेरे साथ यूटेक के स्टूडेंट थे कि नहीं थे, इंसिडेंट इंसिडेंट याद है मुझे, खैर। तो उसमें जो है, एक प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना था। वो एग्जीबिशन तो खैर बात की बात थी, तो मैं सीढ़ियों से उतर रहा था। तो उतरते वक्त एक मोहतरमा का पाउच गिर गया, उसके पाउच के पीछे मैं था। तो उनको ये लगा कि ये पाउच मेरी वजह से गिरा। अच्छा, रश का माहौल था, एग्जीबिशन है भाई, कंपटीशन है, तो सीढ़ियों से मैं अकेला उनके साथ थोड़ी उतर रहा हूँ, और भी 50 लोग थे, वो भी देख रहे थे। 2 स्टेयर्स का डिस्टेंस भी था। तो अब वो शाउट होने लग गए, उनका मोबाइल वोबाइल गिरा, क्रैक हो गया उनका मोबाइल ना। तो वो शाउट होने लग गई कि ये मोबाइल टूट गया आपकी वजह से, मेरा ये वो। तो मैंने देखा यार, मैंने आसपास मुड़ के देखा, मैंने कहा लोगों का क्या ओपिनियन है। ये 2 सेकंड में नापा मैंने देखा वेखा, लोग उसको गुस्से से देख रहे हैं। मैंने कहा तमाशा हो जाएगा इधर। तो फिर पीछे से लोगों ने बोला कि इसकी तो कोई कसूर ही नहीं था, यानी कि साइड ओपिनियन आ गया आपके डिबेट करने से पहले। बाज वक्त साइड ओपिनियन आता भी नहीं है किसी का, क्योंकि यहाँ पे जो ना लोग बोलने से भी डरते हैं। तो आपको मौके का देखना होगा। अगर आप स्टेयर से उतर रहे हैं रश में, पब्लिक में, तो आप उससे फड्डा करने से टाइम जाया नहीं करेंगे। खामोशी से आप निकल जाएं, एक्सक्यूज करके कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, और आप चले जाएं। लेकिन अगर 1 to 1 कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, और आपको लगता है कि वो आपको जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो सही नहीं कर रहा,
एक डिसरिस्पेक्ट होता है कि मेरी गलती है, और कोई आप पे शाउट होके चला गया, डिसरिस्पेक्ट करके चला गया, तो उसमें तो आप उससे एक्सक्यूज और सॉरी और प्लीज के वर्ड्स यूज करके उसको खत्म कर सकते। लेकिन बिल फर्ज आपकी गलती नहीं है, तो आप एक पॉजिटिव डिबेट इनिशिएट करेंगे। पॉजिटिव डिबेट कैसे इनिशिएट करते हैं कि आप स्टार्ट करेंगे कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सो व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस टू मी। और इफ यू फाइंड anything that is done by me and it hurts your feelings, so I am here to apologize। इससे क्या हुआ कि आपने उसको तंज भी दिया और आपने उससे अपॉलॉजी भी कर ली। इससे क्या होगा, उसको आपने गुस्से वाले लड़ने वाले फैक्टर में जाने ही नहीं दिया अगले को। मतलब बर्थडे को इनिशिएट करना हमें कम से कम करना है इस एज में, जो आपकी एज है। तो आप जब भी कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो आप एक तंजिया जुमले के साथ एक सॉफ्ट जुमला लाजमी तैयार रखें अपनी वोकैबुलरी में, उर्दू में, इंग्लिश में, किस में भी। फिर से, एक तंजिया जुमले के साथ तंज करके सॉफ्ट जुमला, अपॉलॉजी, सॉरी, प्लीज करके कोई भी एक जुमला तैयार रखें अपने पास, और दोनों एक साथ एक ही वक्त में इनिशिएट करना है, एक ही वक्त में बोलना है। बोलने के बाद जब आप अपनी स्पीच क्लियर कर लेंगी तो अगले का माइंड कर लेंगे, तो अगले का माइंड पहले ही बन चुका होगा कि इसने सुना भी दिया लेकिन रिस्पेक्टफुल वे में सुनाया है इसने, तो या तो वो ठंडा हो जाएगा या वो भाग जाएगा। ठीक है, दो दो चीजें होती हैं बस। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है? हाउ टू कंट्रास्ट अवर बॉडी लैंग्वेज विथ अवर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर। अच्छा, इथिकल कम्युनिकेशन में जो आज हम बात कर रहे हैं, वो हमारा आज का जो सिर्फ कंसर्न है ना, वो हमारा है वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, आज का क्या कंसर्न है? बोलना कैसे है, वॉइस वॉइस आवाज कैसे निकालनी। तो हम ना एक हम सेशन रखेंगे कि हाउ टू, वो क्या है, बॉडी लैंग्वेज विद अवर कम्युनिटी, हाँ ये वाला सेशन। व्हाट बॉडी लैंग्वेज वी शुड यूज while initiating a communication, और while initiating a conversation। मतलब इनिशिएट कर रहे हैं आप कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन, जो भी है। तो बॉडी लैंग्वेज वाला वो बिल्कुल अलग चीज है, वो तो बहुत टॉप लेवल चीज है। वो मैं वो उसके तीन दो सेशन तो एटलीस्ट रखने पड़ेंगे उसके, वो अलग है। वो उसको तो आपको बहुत समझाना पढ़ाना पड़ेगा कि हैंड मूवमेंट कैसे यूज होती है, आंखों का मूवमेंट कैसे यूज करते हैं, सर कब झुकाते हैं, सर कब उठाते हैं। वो बहुत अलग चीज है, वो मैं आपको बाद में अलग से कराऊंगा, वो बहुत लंबी है। सर आई वॉन्ट टू टेल यू, प्लीज आस्क टीममेट्स एंड क्लास। अच्छा, ये वाला मामा मैं अलग से बताऊंगा इन लोगों को, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड पीपल्स। मकशूफ का बहुत अच्छा सवाल है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड पीपल। मुझे इस हिस्से में समझ आ जाता है कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पीपल्स कौन से हैं, लोगों से बात करके, हजारों लोगों से बात। तो आप अब जब भी बात करो ना, तो आपको खुद अंदाजा लगाना होगा कौन एजुकेटेड है और कौन अनएजुकेटेड है। ये आपकी अपनी अजम्पशन होती है, कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, ना मैं आपको ये सिखा सकता हूँ। ठीक है, मैंने जो तरीका अपनाया था वो ये अपनाया था, और मेरी नजर में जो अनएजुकेटेड पीपल आज तक जो मुझे मिले हैं ना, उनके अखलाक बहुत एजुकेटेड। अब ये बात समझना, ये थोड़ी अलग बात है। क्या बोला मैंने? मुझे जो आज तक अनएजुकेटेड पीपल मिले पेरेंट्स में, जो यूटेक में एडमिशन्स के लिए आए, अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर्स के लिए आए, वो अनएजुकेटेड पेरेंट्स अखलाक में, अखलाकी तौर पर बहुत एजुकेटेड थे। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्वालिफिकेशन जो उनकी स्कूलिंग बैकग्राउंड की थी वो इतनी खास नहीं थी, लेकिन तरबियत उनकी बहुत अच्छी थी।
यानी कि वो जिस तरह वो बात कर रहे थे वो बहुत अच्छा था, उम्दा अंदाज और ये सारी चीजें। अब इसमें समझते हैं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। जब भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करें, आप उसके फेशियल एक्सपीरियंस देखें, फेशियल एक्सप्रेशंस देखें कि आप जो बात कह रहे हैं वो सुन के अटेंटिव है, उसको मजा आ रहा है। अगर उसको मजा आ रहा है और वो यूं आए बाएं शाये नहीं कर रहा और वो एकदम ऐसा शॉकिंग नहीं हुआ हुआ, तो उसको आप अपनी पूरी बात बताएं। और अगर वो शॉकिंग है और आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है उसको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको अनएजुकेटेड उस वक्त भी कंसिडर नहीं करेंगे। आप उसको कंसिडर ये करेंगे कि इस हिस्से में उसकी नॉलेज कम है, तो मैं इसको और आसान अल्फाजों में उसको समझाऊं। समझ आ रही है? मैं उसको और इजी वर्डिंग में उसको समझाऊं। अपने तौर पे एजुकेशन और अनएजुकेटेड का पर्सपेक्टिव बनाना जो है ना, वो अपने तौर पे बनाना सही होता है। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन लेवल पे बनाना सही नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि मेरे पास गैर पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन अखलाकी तौर पे बहुत पढ़े लिखे थे। तो मुझे बड़ा मजा आता है उन पेरेंट्स के साथ आज तक कम्युनिकेट है। आप में से काफी लोगों के पेरेंट्स भी हैं जिनकी एजुकेशन कम है, लेकिन अपने बच्चों को वो जो बनाना चाहते हैं, वो तो जो एजुकेटेड बंदा है वो भी नहीं सोच सकता, जबकि उनकी एजुकेशन इतनी नहीं है आपके पेरेंट्स की, लेकिन बच्चों को बनाना चाहते हैं। अच्छा सवाल था। हाउ टू हैंडल बुलिंग ड्यूरिंग योर सक्सेस जर्नी। हाउ टू हैंडल बुलिंग। अच्छा यार, बुलिंग जो है वो होती है, सबके साथ होती है। कोई रेयर होगा बंदा जिसको कभी किसी ने बुली ना किया, कोई रेयर होगा। हर स्टेज में बुलिंग होती है, और मैं कहूंगा आज तक मेरे साथ हो रही है। बुली एक ऐसी चीज है जो हर लाइफ की स्टेज में होती है, वो रुकती नहीं है, और वो आपको किसी भी एंगल पे कर सकते हैं। जस्ट अपने करेक्टर को आपको कॉन्फिडेंट रखना है, और अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना है कि किसी की नेगेटिव ओपिनियन आप पर बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे। हम नेगेटिव गुड फीडबैक्स तो ले सकते हैं, हम नेगेटिव गुड क्रिटिसिज्म तो ले सकते हैं, लेकिन हम नेगेटिव बॉडी के ऊपर या किसी ऐसे परस्पेक्शन के ऊपर, जो परसेप्शन के ऊपर बुलिंग हो रही है, उसको नहीं लेंगे। ऑलवेज लर्न फ्रॉम द नेगेटिव फीडबैक्स। हमेशा लर्न करो नेगेटिव फीडबैक से, बहुत सीखने को मिलता है। ये यूटेक का पूरा स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव फीडबैक से बना है। हमारे असेसमेंट रिपोर्ट हो, जूनियर एम्बेसडर प्रोग्राम हो, जूनियर इंस्ट्रक्टर प्रोग्राम हो, ये सारे नेगेटिव फीडबैक थे, इनको हमने पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट किया, आज तक कर रहे हैं। तो अपने आप को मजबूत रखो, कॉन्फिडेंट रखो, और नेगेटिव फीडबैक में से भी पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करो। अगर उसमें कोई पॉजिटिव एलिमेंट है ही नहीं, भाड़ में डालो, इग्नोर। अगर उसमें कोई पॉजिटिव एलिमेंट ही नहीं है, किसी ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया कि यार ये जो प्रोजेक्ट यूज किया है ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इससे तो ये हमारे लिए तो नुकसानदेह, ये प्रोजेक्ट तो अच्छा नहीं है, उसने एक वैलिड नेगेटिव पॉइंट उठाया है, तो आप आइंदा उसके जो नेगेटिव फीडबैक है उसमें कुछ ऐसा करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपकी 100% थी, वो 10% पे आ जाए, 15% पे आ जाए। तो लर्न फ्रॉम द नेगेटिव फीडबैक, लर्न पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम द नेगेटिव फीडबैक। बट इफ देयर इज नो पॉजिटिविटी and the comment is entirely negative, just ignore it. Just put it in your trash box. If the media comes to a competition, how should we behave? How much to describe our project? अगर मीडिया आपके कंपटीशन में आता है, तो जो मैंने आपको सारी बातें आज बताई है ना, वो सारे सबको आपको कलेक्ट करके अपनी बारे में एक स्पीच तैयार करनी है, इंट्रोडक्टरी, जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा इस सेशन के बाद, मैंडेटरी असाइनमेंट है। तो वो आपका ये वाला सवाल जो है खुद ही सॉल्व कर देगा फीफा। इफ यू फेस जेलेसी व्हाट वी कैन डू फॉर दैट। या ये बहुत अच्छा सवाल था, ये लेना पड़ेगा, ये अच्छा सवाल था।
ये ऐसा सवाल था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस सेशन में कोई पूछेगा। पूछ लिया, बड़ा अच्छा क्लिक किया मुझे। हिम्मत चाहिए होती है ऐसे सवाल करने के लिए, खासतौर पे आजकल के बच्चों को हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। इसको तो मैं बकायदा इसकी क्लिप निकाल के रील भी डाल। वॉट सर इफ वी फेस जेलेसी, मतलब अपने बारे में एक स्टूडेंट पूछ रहा है, क्या अगर मैं जेलेसी फील करूं तो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट। और जेलेसी एक ऐसा फैक्टर है जो आपका साथ मरने तक नहीं छोड़ता, अंटिल यू डाई। जेलेसी एक ऐसा फैक्टर है जो आपका साथ मरने तक नहीं छोड़ता। और ये बहुत डीप बात की है मैंने। यानी कि जब हम किसी बहुत बीमारी में मुब्तला हों और हम अल्लाह ताला के पास जाने वाले हो, तो उस वक्त भी हम बेड पे हैं, हम चल फिर नहीं सकते, तो उस वक्त भी हम जेलिस हो रहे होते हैं ऐसे लोगों को देख के कि ये चल रहा है तो मैं क्यों नहीं चल रहा। तो मैंने इसलिए ये सेंटेंस यूज किया है कि हम नहीं, जेलिसी वाला ऐसा फैक्टर है जो हम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तो कभी आपको अगर ऐसा लगे कि आप जेलिस हो रहे हो किसी की सक्सेस देख के, किसी की अचीवमेंट देख के, किसी की विनिंग देख के, तो अपने किरदार को आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो जेलेसी आपकी मोटिवेशन में तब्दील हो जाए। समझ आ रही है बात? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ, 2021 में। तो मेरे सारे दोस्तों की जो जॉब्स लगी थी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लगी। किसी की सैलरी 2 लाख थी, किसी की सैलरी 1.5 लाख थी। इसको हम वो उर्दू इंग्लिश में बता देता हूँ, किसी की सैलरी 1.5 लैक्स या 150 के, किसी की सैलरी 200 के और 2 लैक्स, किसी की सैलरी 250 के और 2.5 लैक्स, इस तरह थी। मैं उस वक्त यूटेक रन कर रहा था। मेरी सैलरी होती थी, जो मैं और बरदा लेते थे वो लेते थे 45,000 ईच। मतलब हमें ये होता था कि हम 90,000 की सैलरी लेंगे, बाकी सब हम इन्वेस्ट करेंगे, यूटेक पे इन्वेस्ट करेंगे। उस वक्त मुझे बड़ी जेलेसी होती थी कि यार ये, मैं भी अगर इंडस्ट्री में चले जाता, मेरे पास इतनी अच्छी जॉब ऑफर थी, मेरी स्टार्टिंग में ही 200 के की सैलरी लगती, और मैं भी इन्हीं की तरह घूम रहा होता, याशी कर रहा होता। कब की बात कर रहा हूँ? 2021 की। मैंने कहा यार, फिर मैंने अपने किरदार पे सोचा, मैंने कहा मैं जेलिस अगर होते रहा और अल्लाह ने यूटेक में कोई ऐसी नेमत या बरकत रखी हो अगले 3-4 साल में, और ये जो मैं अभी 45,000 अर्न कर रहा हूँ, क्या पता इसका मल्टीपल हो, क्या पता जीरो भी हो जाए। लेकिन मैं अल्लाह पे भरोसा करके अगर इसके मल्टीपल की उम्मीद रखता हूँ, तो ये जो मैं अभी देख रहा हूँ इन लोगों की सैलरीज 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, क्या पता इससे ज्यादा हो। तो मैंने उस जेलेसी को मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो साहब थे जितने भी मेरे बैच पे थे, आज उनकी मैक्सिमम सैलरी 3 लाख होगी, मैक्सिमम। 3 लाख से ज्यादा किसी की नहीं। और जो 3 लाख है, वो मेरे लिए विद इन 5 डेज 6 डेज का काम होता है, इससे ज्यादा नहीं होता मेरा। उस टाइम पे अगर मेरा एक रॉन्ग डिसीजन, सैलरी पैसों की बात तो छोड़ दो, ये तो मैं पैसों को तो मैं समझता हूँ कुछ है ही नहीं मेरे लिए, सेकेंडरी है बिल्कुल। हजारों बच्चों की जिंदगियां नहीं बदल पाता मैं आज। एक रॉन्ग डिसीजन लालच का, जेलेसी का, अगर मुझ पे हावी हो जाता। पैसों को तो छोड़ दो, पैसों के अलावा यूटेक ने कितनी डेवलपमेंट्स की है बच्चों की एजुकेशन पर, सारी चीजें, कितने बच्चों की लाइफ चेंज की है, कितने बच्चों को बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, कॉन्फिडेंस इनहेंसमेंट की, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बनाया। कितने बच्चों की लाइफ जो है वो बन नहीं पाती। आप लोग कैसे इसको टेक ओवर कर सकते हैं? जब भी आपको लगे कि फलाना बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना है, तो ये मुझसे अच्छा बेटर क्यों है, जेलेसी फैक्टर आ रहा है, ये मुझसे अच्छा क्यों है, मुझ में भी तो सारी क्वालिटीज हैं, फौरन से उस जेलेसी को मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दो। सेम टाइम जब भी ऐसे थॉट्स आए, मोटिवेशन में कैसे,
मैं इससे पूछता हूँ कि तुमने ये सब किया कैसे, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं इससे पूछता हूँ कि मैं इसको देखता हूँ कि ये करता कैसे है, और मैं इससे लर्न करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। तो आपने जेलेसी को मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दिया। जिस पर्सन से आप जेलिस हो रहे थे, क्या उससे बेहतर बनने की कोशिश करना शुरू कर दी। उस जैसा नहीं, उससे बेहतर। उस जैसा बनने की रेस में लगे रहेंगे, उस जैसा समझे, उस जैसा बनने की रेस में, सिमिलैरिटीज में लगे रहेंगे, तो जेलेसी हमेशा आपके साथ रहेगी, कभी भी जेलेसी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। उससे बेटर बनने की कोशिश में रहेंगे, तो जेलेसी फर्स्ट स्टेप में ही आपने उसको टाटा बाय बाय कर दिया। क्या मैं तो इससे बेहतर बनना है, ये मेरे लिए बंदा मोटिवेशन है, मैं इससे स्टेप सीखता हूँ, इससे लर्न करता हूँ, इसके कामों से लर्न करता हूँ, लेकिन मैं बेहतर बनूंगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी बनाऊंगा, मैं उनैस बनूंगा। मैं कोई अली नहीं बनूंगा, मैं कोई कामरान नहीं बनूंगा, मैं कोई फलाना नहीं बनूंगा, मैं उनैस बनूंगा, अपना आपको करना है। और पीपल अगर डोंट हेल्प ईच अदर, अगर आपको लगे कि लोग आजकल आपकी मदद नहीं कर रहे, तो आपको अपनी मदद आप करनी है, और आपको अपने जेलेसी फैक्टर्स अपने टीचर से, जो भी आपके कोर्स टीचर्स हैं, आप उनसे एक्स्ट्रा टाइम लें। क्लास के बाद कोई भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ लें, हमारे पास होम स्कूलिंग कर रहे हैं, कोडिंग पढ़ लें। आप बोले मिस मुझे 5 मिनट चाहिए, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं कि भाई ये मेरे साथ हो रहा है, मैं मेरे जहन में ये आ रहा है, मुझे पता है मैं बेटर कैसे बन सकता हूँ अपनी उसमें। तो आपके टीचर्स हेल्प करेंगे, आपके यूटेक के टीचर्स हेल्प करेंगे, आपको कोई दोस्त हेल्प नहीं कर रहा तो आपके टीचर्स हेल्प करेंगे। 1.5 आवर का सेशन था, 10 मिनट्स रहते हैं अभी। ये जितने भी सेशन होंगे आपके 1 आवर और 1.5 आवर के होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, तो सर, हाउ टू गेट सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम कम्युनिटी एंड स्कूल और फ्रॉम पीपल? हाउ टू गेट सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन। देखो यार, मैं कम्युनिटी के लोगों का तो नहीं बता सकता, लेकिन जो यूटेक की जो आपकी कम्युनिटी है वो बड़ी सपोर्टिव है, वो बहुत एप्रिसिएशन करती है। एप्रिसिएशन का इस कदर लेवल है हमारा कि अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है तो आप देखें कि मुझे तो पता भी नहीं होता, स्टूडेंट आपस में ही बहुत ज्यादा लेवल अप कर रहे होते हैं, बच्चे आपस में। तो हमारी जो कम्युनिटी है वो तो आपको भरपूर एप्रिसिएशन देगी लाइफ टाइम, लेकिन फ्रॉम द पीपल लेने के लिए, फ्रॉम द पीपल, लोगों से एप्रिसिएशन लेने के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क अपनी लाइफ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग आपको एप्रिसिएशन करें आपके बारे में। उसके लिए आपके पास क्या स्टेप्स हैं? उसके लिए आपके पास स्टेप्स हैं कि अपने आप को रिप्रेजेंट करें आप एग्जीबिशन में, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं, आप हमें दें, हम उसको डालें अपने सोशल मीडिया पर। हम आपके प्रोजेक्ट्स को जो है वो उसके बारे में बताएं लोगों को। आप मेरा लिंक्डइन पे लास्ट पोस्ट देखिएगा, मैंने 4-5 बच्चों को आज एप्रिसिएशन दी है, और मैं वीकली अब मैंने सोचा है कि मैं 5-5 बच्चों को एप्रिसिएशन दूंगा, जिसपे उनके फॉलोअर्स भी गेन होंगे, उनके बारे में लोग कमेंट्स भी करेंगे, और इनडायरेक्टली उनको एप्रिसिएशन मिल रही होगी। तो हमारी कम्युनिटी तो इसमें बड़ी सपोर्टिव है। अब लास्ट के 8 मिनट्स रह गए हैं, तो इसमें मुझे आपसे होमवर्क के बारे में बात करनी है। तो जो जो चीजें मैंने आपके साथ हाईलाइट कराई हैं वो आपको देखनी है। ठीक है। नहीं, ये आपके लिए नहीं है। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको देखनी है, और देखने के बाद में अभी आपको कुछ वीडियोस जो हैं, 1-1, 2-2 मिनट की वीडियोस है, ज्यादा नहीं है। 1-1 मिनट, 50 सेकंड, 40 सेकंड की 4 वीडियोस हैं। वो 4 वीडियोस मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा, वो सारी वीडियोस देखनी है। फिर मैंने जो बातें बताई, जिन जिन चीजों पे मैंने हाईलाइट किया, वो सब देखना है। और देखने के बाद अपना इंट्रोडक्शन बनाना है। ठीक है। फिर आपका एक टीम टास्क होगा। टीम टास्क के अंदर आपको कम्युनिकेशन करनी है जूम पर किसी भी एक बच्चे के साथ।
किसी के भी साथ। क्या कम्युनिकेशन करोगे भाई? आपस में बात करोगे सिंपल। कहाँ पढ़ते हो, कैसा करते हो, क्या क्या सीखा यूटेक में, वो भी बता। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ऐसे बंदे को चूज करना जिससे आपकी कभी कम्युनिकेशन ही नहीं हुई है, उसमें सब पता लग जाएगा आप कितने पानी में। ऐसा ऐसा पार्टनर चूज करना इस ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए कि जिससे आपकी कभी कम्युनिकेशन हुई ना हो। एकदम अननोन पर्सन बिठाओ, उसको कैमरा खोलो, दोनों आमने सामने देख रहे होगे एक दूसरे को। 2 मिनट की कम्युनिकेशन करो उसके साथ, 2 मिनट 3 मिनट मर्जी है आपकी, जितनी भी मिनट की करनी। और उससे इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। पूछो जो सवाल करना है, एजुकेशन क्या कर रहे हो, यूटेक से क्या क्या सीखा, किस चीज में मजा आया, सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा लगा। सिर्फ कम्युनिकेशन करनी। और उसमें मिनिमम 2 to 3 वो जो हाईलाइटेड फैक्टर्स हैं वो यूज करने हैं, 3 तो करो एटलीस्ट। रिस्पेक्ट, एम्पैथी, और उधर आपका जो है क्रेडिट तो नहीं आएगा इसमें, लेकिन बाकी देख लेना जो जो मैंने हाईलाइट किए थे वो सारी चीजें यूज करना। बस ये आपका होमवर्क होगा, 2 होमवर्क है। एक तो ये है कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस की तो 30 सेकंड की वीडियो भी इनफ है। लेकिन जो कम्युनिकेशन वाला होमवर्क है उसके लिए मैं आपको डेज भी ज्यादा दूं। मैं आपको उसके लिए नेक्स्ट सेशन हम 2 वीक्स के बाद रखेंगे, 1 और 2 वीक्स। तो उसमें आप ये सबमिट करना। ठीक है भाई? टीम मेंबर्स के साथ नहीं। हाँ, टीम मेंबर जो अभी आपके बने हैं ना उसमें, डी में, डी टू डिजाइन में, उनके साथ तो कर सकते हो ना, वो तो अननोन ही लोग हैं तकरीबन। आप जानते कहाँ हो उनको पहले से। अच्छी बात है, इसी बहाने आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ऐसे लोग जिनको आप पहले से जानते हो, जैसे ये हुजैफा वगैरह है ना, ये अयान हुजैफा के साथ कर रहा है, नहीं भाई ऐसा नहीं। अननोन पर्सन पकड़ना है कोई। वाई नॉट टू डू अमंग, नहीं नहीं, जूनियर एम्बेसडर सीनियर एम्बेसडर का नहीं करो। कर सकते हो यार, अब आपकी मर्जी है, देखो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा मैं। जूनियर एम्बेसडर सीनियर एम्बेसडर्स के साथ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपस में कर सकते हैं, लेकिन अननोन हो, पहले से जानते ना हो। लर्निंग उसी में, इसको जो है ना, कोई ना इसमें कोई ग्रेडिंग है ना कोई मार्क्स है। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग है। तो इसमें चैलेंज दो, खुद को चैलेंज दो कि अननोन पर्सन के साथ करना है। कि जितना इसमें अपने आप को रिस्क रिस्क में डाल सकते हो ना डालो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी इस पे डिपेंड करती है, आपकी एथिकल कंसर्न पे। तो जितना अननोन पर्सन जिससे आपकी कभी बात ही नहीं हुई, उसको जाओ, उससे मैसेज करो। किस तरह कम्युनिकेट करना है, जो आपके एम्बेसडर ग्रुप के जो टीचर्स हैं उनसे बात करो। D2D के अगर आपके ग्रुप बने हुए हैं तो उधर बात कर लो। और दो दो के पेयर में आपको कम्युनिकेशन करनी है। सही है, सिर्फ दो होंगे, 1 to 1 कम्युनिकेशन। फिर एक मैं आपको टीम कम्युनिकेशन का भी टास्क दूंगा, वो अभी नहीं, 2 वीक्स के बाद उसमें होंगे, फिर 4 बंदे होंगे, फिर 5 बंदे होंगे। फिर आपको समझ आएगा कि 5 बंदे अगर एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो सबके बारी बारी नंबर कैसे आते हैं और क्या इथिकली वेट करना कैसा होता है। तो ये आपका जो ये लीडरशिप सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट है, ये आपका पूरा साल चलेगा, ये आपका भी। 5 बंदों की कम्युनिकेशन, 6 बंदों की कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज कैसे रिप्रेजेंट करनी है, यही 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 काम होगा मेरा आपको करवाना। मैं आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं दूंगा, उसके लिए आपको यूटेक से मिल रही है और ऑलरेडी बहुत सारी है आपके पास। वो आपको ऑलरेडी मिलते रहेगी लाइफ टाइम। मेरा काम होगा कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि मसला सारा ये आ रहा है कि आप लोग अब मीडिया पे जाने लगे, और मीडिया पे जाने के फायदे भी हैं, लेकिन फायदे से ज्यादा नुकसान भी है, हर चीज पकड़ में आती है। 50 चैनल पे आप लोगों को ब्रॉडकास्ट कर दिया उन्होंने। अब 50 चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर दिया, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे कोई मसला नहीं हुआ हमें, किसी भी स्पीच में सारी बहुत अच्छी हुई। लेकिन अन करीब कभी कुछ हो जाए, कोई बहरूपिया न्यूज चैनल लेके आ जाए हमें डिफेम करने के लिए, तो आपको पता तो हो कि उससे कम्युनिकेट कैसे करना है, उससे एक्सक्यूज कैसे करना है। तो मेन कंसर्न मेरा यही है कि ये आपकी चीज जो है ये बहुत अच्छे से चला लेके चलनी है। तो बस यही था हमारा आज का। हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं।